प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हो। आज की इस वीडियो में हम गोल पाठ में से प्रश्न अभ्यास करेंगे। जो हमने पाठ कल किया था उसी का प्रश्न अभ्यास हम करेंगे। तो पहले हम मेरी समझ से इसको करेंगे। तो आपको पता है कि छठी कक्षा में बहुत सारी चीज़ें एक एक तरीके से बताई गई हैं, जैसे कि मेरी समझ से, पाठ की बात, बात पर बल देना, पहेली, इस तरीके से छोटे छोटे जो है पोर्शन से बनाए गए हैं बच्चों को समझाने के लिए, ताकि बच्चा भी अपने बारे में अपनी बात कुछ कह सके और वो टीचर की बातों को भी ध्यान से सुन सके। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बच्चे, मेरी समझ से में क्या आएगा। जो पहला ही प्रश्न है इसमें, नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उनके सामने तारा या स्टार बनाएं। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला प्रश्न क्या है। दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। मेजर ध्यानचंद की इस बात से उनके बारे में क्या पता चलता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमें सही बताना है। कौन सा इसका उत्तर सही होगा। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। वे अत्यंत क्रोधी थे, नहीं। वे अच्छे ढंग से बदला लेते थे, नहीं। उन्हें हॉकी से मारने पर वे अधिक गोल करते थे। वे जानते थे कि खेल को सही भावना से खेलना चाहिए। तो इसका उत्तर कौन सा आएगा। लास्ट, वे जानते थे कि खेल को सही भावना से खेलना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, लोगों ने मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहना क्यों शुरू किया। तो मेजर ध्यानचंद जी हैं जो, उनको हॉकी का जादूगर कहा जाता था। क्यों शुरू किया था। उनके हॉकी खेलने के विशेष कौशल के कारण, उनकी हॉकी स्टिक की अनोखी विशेषताओं के कारण, या हॉकी के लिए उनके विशेष लगाव के कारण, या फिर उनकी खेल भावना के कारण। तो इसका आंसर क्या होगा। उनके हॉकी खेलने के विशेष कौशल के कारण। उनका जो हॉकी खेलने का तरीका था वो बड़ा ही यूनिक था, विशेष था। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर ये होगा। आगे देखिए, ऊपर वाले प्रश्न का उत्तर है जो वो हमारा, वे जानते थे कि खेल को खेल की भावना से खेलना है, तो ये इसका उत्तर होगा। ठीक है, आगे देखिए बच्चे, अगला प्रश्न है, अपने अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर क्यों चुने। तो पहले ऐसे प्रश्न नहीं आते थे पाठ में। अब ऐसे प्रश्न आते हैं कि इनका कारण दीजिए। ठीक है, तो आपने इन छोटे छोटे प्रश्नों को समझना है। आगे देखिए बच्चे, मिलकर करें मिलान, मतलब इसमें मिलान करना है, मैचिंग करना है। पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, ये पाठ में से ही हैं शब्द। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थों और संदर्भों से मिलाइए। ठीक है, तो इसमें प्रश्न शब्द हैं जो वो पाठ में से ही हैं, इनके सामने ही अर्थ दिए गए हैं, तो हमें इनका मिलान करना है। पहला है लांस नायक। पहला क्या है, लांस नायक। तो लांस नायक में क्या होगा, इसका मिलान करना पड़ेगा हमें। पहले का है दूसरा, इसमें ओलंपिक, भारतीय सेना का एक पद, ये सेना में एक पद होता है लांस नायक। ठीक है, उसके बाद देखिए बर्लिन ओलंपिक। बर्लिन ओलंपिक क्या है, वर्ष 1936 में जर्मनी के बर्लिन शहर में आयोजित ओलंपिक खेल प्रतियोगिता, जिसमें 49 देशों ने भाग लिया था। ठीक है, इसका ये चौथा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए बच्चे, पंजाब रेजिमेंट। पंजाब रेजिमेंट में क्या था, तो इसमें स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों की भारतीय सेना का एक दल, वो होता था पंजाब रेजिमेंट। ठीक है, ये पांचवा इसका आंसर होगा। उसके बाद देखिए चौथा है सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम। सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम में क्या है, ये हमारे पाठ में से ही हैं, बस आपने थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपने पाठ में कहाँ पढ़े थे। ठीक है, और उनका मीनिंग क्या था। तो सैम्पर्स और इसका होगा 6th, अंग्रेजों के समय का एक हॉकी दल। ठीक है, जो अंग्रेज थे उस समय का एक हॉकी का ग्रुप था, जो उसे बोला गया है सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम। पांचवा है सूबेदार। सूबेदार में आएगा स्वतंत्रता से पहले सूबेदार भारतीय सैन्य अधिकारियों का दूसरा सबसे बड़ा पद। ठीक है, तो सूबेदार एक सूबे का
वो होता था, इंचार्ज होता था, उसे सूबेदार कहा जाता था। ठीक है। उसके बाद है छावनी। छावनी में क्या है, जैसे कैंट है ना, अम्बाला कैंट, तो इसे अम्बाला छावनी भी बोलते हैं। तो सैनिकों के रहने का क्षेत्र है जो, उसे कहते हैं हम कैंट, या इंग्लिश में कैंट कहते हैं, हिंदी में छावनी कहते हैं। ठीक है। तो हमारा ये प्रश्न का उत्तर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो एक बार ध्यान से देख लेना कि कोई हमें आप कोई भी शब्द ऐसा हो जो आपको समझ में ना आया हो, तो एक बार आप पाठ में से भी अवश्य देख लेना, क्योंकि इन सब का जो अर्थ है वो पाठ में हमें कहीं ना कहीं से मिल जाता है। तो आगे देखिए, पंक्तियों पर चर्चा। तो इसमें कुछ पंक्तियां दी गई हैं, हमें उन पर चर्चा करनी है। ठीक है। और उसे अपनी जो लेखन पुस्तिका है उसमें भी लिखना है। तो पंक्ति में पहला क्या है, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि कभी ना कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है। अगर हमने कोई बुरा काम कर दिया है किसी का, तो फिर हमें भी कहीं ना कहीं डर बना रहता है कि कहीं मेरे साथ कोई बुरा ना कर दे। ठीक है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना है, क्योंकि अगर बुरा करेंगे ही नहीं तो हमारे मन में वो डर नहीं रहेगा। तो ये बात बिल्कुल सही है, इसको हम थोड़ा सा विस्तार से बताते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी को बुरा भला कहता है, गलत व्यवहार करता है, या किसी प्रकार की भी चोट पहुंचाता है, उसे अपने अंतर्मन से गलाने का एहसास होता है, मतलब उसे गिल्टी फील होता है। उसे ऐसा लगता है उसके साथ भी कभी ना कभी ऐसा बुरा घट सकता है, या ऐसा बुरा हो सकता है जैसे मैंने उसके साथ किया है। तो इसमें हम जो ये हॉकी स्टिक मारी थी मेजर ध्यानचंद जी के सिर पर, यहाँ पर उस घटना का जिक्र किया गया है। आगे दूसरी लाइन है हमारी, मेरी तो हमेशा से यह कोशिश रहती है। तो ये हम ये कर रहे हैं अभी, मेरी तो यह हमेशा से कोशिश रहती है। तो यहाँ पर मेरी शब्द है जो, वो ध्यानचंद जी ने अपने लिए प्रयोग किया है, और गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी खिलाड़ी को दे दूं और उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। तो यहाँ पर ध्यानचंद जी कहते हैं कि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि गोल के पास गेंद को ले जाऊं और कोई और बच्चा या कोई और व्यक्ति भी उसको गोल कर दे, ताकि उसको भी इस बात का श्रेय मिल जाए, इस बात का उसको भी गोल करने का मौका मिल जाए। ठीक है। तो ये हमारी दूसरी पंक्ति का अर्थ है। इसके बाद देखिए बच्चे, सोच विचार के लिए संस्मरण को एक बार फिर से पढ़िए, निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो संस्मरण को एक बार दोबारा से पढ़ना है, और अगर आपने पहली बार अच्छे से पढ़ चुके हैं तो दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो पहला प्रश्न क्या है, ध्यानचंद की सफलता का रहस्य था। ध्यानचंद की सफलता का क्या रहस्य था, मतलब क्या ऐसा राज था कि वो सफल होते थे। तो ध्यानचंद की सफलता का रहस्य था उनकी खेल के प्रति सच्ची लगन, साधना और खेल भावना। ये हमने पाठ में पढ़ा हुआ है। उन्होंने जब हॉकी खेलना शुरू किया था तो बिल्कुल ही नए थे, मतलब सीखना ही शुरू किया था उन्होंने, नौ सीखिए थे वो, ये हमने पाठ में पढ़ा है। ठीक है। जैसे धीरे धीरे वो प्रयास करते गए, उनके खेल की जो खेलने की कला थी उसमें निखार आता गया, और वो धीरे धीरे लोग उनके खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि लोगों ने उनको हॉकी का जादूगर ही नाम दे दिया। ठीक है। सेकंड है इसमें, किन बातों से लगता है कि ध्यानचंद स्वयं से पहले दूसरों को रखते थे, मतलब वो अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचते थे या उनका ध्यान रखते थे। तो इस प्रश्न का उत्तर किया है कि यह कथन भी सही है, ये हमने पाठ में पढ़ा है। ध्यानचंद स्वयं से पहले दूसरों को रखते थे, वे गेंद को अपने साथियों के पास ले जाते थे ताकि वो गोल कर सके, और जीत का जो नाम था वो केवल स्वयं न लेकर टीम को देना चाहते थे। दूसरी ओर इस बात का भी हमेशा ही ध्यान रखते थे कि हार या जीत उनकी नहीं, पूरे देश की है। ठीक है। तो इस बात को हमने समझना है, जो यह बात दिखाता है या दर्शाता है कि वो सच्चे देश प्रेमी थे। ठीक है। वो अपने देश को बहुत प्यार करते थे। आगे देखिए बच्चे, अगला प्रश्न क्या है हमारा, संस्मरण की रचना। उन दिनों में मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। ठीक है। तो ये इतने मुश्किल नहीं है,
इनको आप पढ़ करके थोड़ा समझ करके भी आप इसको छोड़ सकते हो, इसको कॉपी में भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये संस्मरण के में से हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए शब्दों के जोड़े विभिन्न प्रकार के। तो शब्दों के जोड़े हैं, मतलब एक शब्दों दो शब्दों के ग्रुप बना हुआ है, उनका जोड़ा बना हुआ है, उनको कैसे प्रयोग किया है ये देखना है। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। इस वाक्य में जैसे जैसे और वैसे वैसे शब्दों के जोड़े हैं, जिनमें एक ही शब्द दो बार उपयोग में लाया गया है। ऐसे शब्दों को बोलते हैं पुनरुक्ति, ठीक है। एक शब्द दो बार आता है तो पुनरुक्ति मतलब पुनः उक्ति, दूसरी बार आ गया। ऐसे जोड़ों को हम शब्द युग्म भी कहते हैं, ठीक है। शब्द युग्म मतलब शब्दों का एक युग्म, एक जोड़ा। शब्द युग्म में दो शब्दों के बीच में छोटी सी रेखा लगाई जाती है जिसे योजक चिन्ह कहते हैं। आप ऐसे शब्दों को बहुत सारे पढ़ते हो, जैसे कभी कभी, ठीक है। जब कभी कभी हम लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, कभी कभी के बाद एक ऐसे लाइन लगाते हैं या एक ऐसे लाइन लगाते हैं दो शब्दों के बीच में, तो इसे बोलते हैं योजक, ठीक है। ये योजक बोलते हैं, इंग्लिश में इसको हाइफन बोलते हैं। तो ये इनको जोड़ने का काम करता है। ये आपने पढ़ा होगा द्वंद्व समास, आगे आप पढ़ोगे बच्चे छठी क्लास में ही, द्वंद्व समास में भी ऐसे ही एक लाइन आती है, इसे हाइफन या योजक बोलते हैं, ठीक है। ये दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। आगे देखिए बच्चे, शब्द युग्म दो शब्दों के बीच छोटी सी रेखा लगाई जाती है, इसे योजक चिन्ह कहते हैं। योजक यानी जोड़ने वाला। आप भी ऐसे 5 शब्द युग्म लिखिए। तो आपको ऐसे 5 जोड़े लिखने हैं जिनमें योजक चिन्ह का भी प्रयोग हुआ, जैसे धीरे धीरे, हार जीत, ठीक है, कभी कभी, जल्दी जल्दी। ऐसे शब्द हम लिख सकते हैं। जैसे जो शब्द युग्म है इसमें हार जीत नहीं होगा क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे के विलोम है, ये अलग हो जाएगा शब्द, लेकिन इनमें हाइफन का प्रयोग होता है, ठीक है। तो हमने लिखना है युग्म। युग्म मतलब सेम शब्द ही आएगा दोनों साइड में, जैसे धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, कभी कभी, ठीक है, इस तरीके से। तो ये इस प्रश्न का उत्तर होगा। ऐसे हमने कुछ 5 युग्म बना लेने हैं। आगे देखिए बच्चे, खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं होती रहती हैं, ये हमने पाठ में पढ़ा है और हम अपनी रियल लाइफ में भी ऐसा देखते हैं। इस वाक्य में भी आपको 2 शब्द युग्म दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन शब्द युग्मों के दोनों शब्द भिन्न भिन्न हैं, एक जैसे नहीं है। आप भी ऐसे 5 शब्द युग्म लिखिए जिनमें दोनों शब्द भिन्न भिन्न हों। तो यहाँ पर देखिए, हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। आज मैं जहाँ भी जाता हूँ बच्चे बूढ़े मुझे घेर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो अंडरलाइन शब्द हैं, ठीक है, जो अंडरलाइन शब्द हैं वो यहाँ पर अपोजिट है एक दूसरे के। तो ऐसे ही हमने कुछ शब्दों को लिखना है, 5 युग्म बनाने हैं, जैसे काला गोरा, हार जीत, ठीक है, सुबह शाम। इस तरीके से हमने 5 युग्म डालने हैं, लिखने हैं, ताकि वो शब्द दोनों भिन्न भिन्न हों, ठीक है, भिन्न भिन्न हो। ऊपर वाले में क्या था, वो दोनों सेम होते थे, ठीक है, धीरे धीरे, लेकिन उनमें हाइफन का प्रयोग होता था, युग्म होता था वो भी शब्दों का। लेकिन यहाँ पर जो शब्द होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक है। तो ये हमारा प्रश्न यहाँ पर हल हो गया। आगे देखिए बच्चे, इन वाक्यों में जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है, ऊपर जो हमारा सेकंड है हार या जीत, बच्चे और बूढ़े, ठीक है, उन्हें ध्यान से पढ़िए। हम इन शब्दों को योजक की सहायता से भी लिख सकते हैं, जैसे हार जीत, बच्चे बूढ़े आदि। आप नीचे दिए गए शब्दों को योजक की सहायता से लिखिए। योजक मतलब, योजक चिन्ह मतलब यहाँ पर हाइफन लगाना है, जैसे अच्छा, अच्छा बुरा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर अच्छा, ठीक है, और हाइफन लगाना है और फिर बुरा लिखना है, ठीक है। यहाँ पर लिखाई थोड़ी अच्छी नहीं आ रही, लेकिन आपने ऐसे लिखा देना है। छोटा बड़ा तो इनके बीच में हाइफन लगाना, सभी के बीच में हाइफन लग जाएगा और ये इस तरीके से योजक चिन्ह है जो यहाँ पर प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चे, बात पर बल देना मतलब किसी बात पर थोड़ा दबाव देना, जोर देकर कहना।
मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है, मैंने तो अपना बदला ले लिया है। ठीक है, तो इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है वाक्यों में। ध्यान दीजिए और बताइए, सही पहचाना। दूसरे वाक्य में एक शब्द कम है और उस एक शब्द के न होने से वाक्य के अर्थ में भी थोड़ा अंतर आ गया है। जैसे हम अपनी बात पर बल देने के लिए, इसका मतलब क्या होगा अभी सुनो जरा ध्यान से कि बात पर बल देना क्या होता है। हम अपनी बात पर बल देने के लिए कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे ही, बी, तो आदि। पाठ में ई से इन शब्दों को अलग आने वाले वाक्यों को चुनकर लिखिए। ध्यान दीजिए कि यदि उन वाक्यों में ये शब्द न होते तो उनके अर्थ पर इसका क्या प्रभाव पड़ता। तो किसी बात को पर जोर देने के लिए हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे मैंने तो उसे मारा ही नहीं, मतलब आपने तो उसको टच भी नहीं किया। मारना तो दूर की बात है, टच भी नहीं किया। ठीक है, भी, मैं तो अपना सामान भी ले आया हूँ। तो इस तरीके से जो ये ही, भी, तो ये शब्द है ना बच्चे, इनको व्याकरण की दृष्टि से निपात बोला जाता है। क्या बोला जाता है? निपात। इनको बोलते हैं निपात। ठीक है, जो वाक्य में किसी काम पर जोर देने का काम करते हैं शब्द, उन्हें कहते हैं निपात। तो ये निपात है, निपात है ये ही, बी और तो। ठीक है, ये किसी भी वाक्य में किसी बात पर बल देने का काम करते हैं। जैसे ऊपर आपने पढ़ा है, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया, मैंने तो अपना बदला ले लिया। तो यहाँ पर बात पर जोर दिया गया है, किसी बात को थोड़ा सा जोर दे करके बताया गया है। ठीक है, तो ये होते हैं निपात। आगे देखिए बच्चे, पाठ से आगे आपकी बात। तो पहला प्रश्न क्या है इसमें, ध्यानचंद के स्थान पर आप होते तो आप बदला लेते ही, यदि हाँ तो बताइए कि आप बदला किस प्रकार लेते। तो ये जो पार्ट है ना, पाठ से आगे वाला है, तो आपकी बात, यहाँ पर इसमें बच्चे अपने मन के भाव बताएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, बच्चों को क्लास में, कक्षा में बोलने के अवसर मिलेंगे। और जो बच्चे कक्षा में बोलते नहीं हैं, वो इन तरीक़ों से, इन प्रश्नों के उत्तर देने के तरीके से वो अपने आप को बोल करके क्लास में बता सकते हैं कि मैं ये करता, मैं वो करता। अगर उसको किताबी मतलब कोई भी आंसर नहीं आता, प्रश्नों के उत्तर नहीं आते, कोई बात नहीं, लेकिन वो अपने प्रश्नों के उत्तर, मतलब जो उससे पूछा गया कि तुम क्या करते, तो अपने मन की भावना या अपने मन के विचार वो आपको इससे बताएगा। और इससे क्या होता है, जो बच्चे क्लास में कभी नहीं बोलते, उन बच्चों को भी बोलने का यहाँ पर मौका मिलता है आपकी बात में। मतलब ये आपकी बात, बच्चों की ही बात हो रही है यहाँ पर। तो इस पार्ट में बच्चों से ही जो प्रश्नों के उत्तर हैं वो लिए जाएंगे। और इसमें प्रश्नों का उत्तर नहीं होगा, इसमें बच्चे के मन के भाव होंगे कि वो क्या करता, अगर ऐसा होता तो वो क्या करता। तो इसमें बच्चों के अलग अलग उत्तर आएंगे, बच्चा क्या सोच रहा है वो यहाँ पर बच्चा बताएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पर बताना है कि तुम क्या करते, तुम कैसा बदला लेते। आगे दूसरा प्रश्न, आपको कौन से खेल, कौन से खिलाड़ी सबसे अच्छे लगते हैं। अब ये बच्चे, सभी बच्चों को अलग अलग खेल पसंद है, सभी बच्चों को अलग अलग खिलाड़ी पसंद है। तो यहाँ पर हर एक बच्चे का हाथ उठेगा कक्षा में कि मैं बताऊँ, मैं बताऊँ। तो ये जो एरिया है, मतलब ये जो पार्ट है, वो आप सभी को बोलने का मौका देगा और हर एक बच्चा इसमें पार्टिसिपेट करेगा। तो ये कुछ किताब में मतलब हमारे पाठों में, कविताओं में एक ऐसा पाठ दिया गया है कि बच्चे को भी अपनी बात रखने का मौका मिले। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ तक ये प्रश्न खत्म हुआ। आगे देखिए, समाचार पत्र से, क्या आप समाचार पत्र पढ़ते हैं। समाचार पत्रों में प्रतिदिन खेल के समाचारों का एक पृष्ठ प्रकाशित होता है। तो मैक्सिमम बच्चों ने देखा होगा जो समाचार पत्र पढ़ते हैं कि उसमें खेल का पेज होता है, जहाँ पर सारे खेलों के बारे में जानकारी दी जाती है। अपने घर या पुस्तकालय से पिछले सप्ताह के समाचार पत्रों को देखिए, अपनी पसंद का एक खेल समाचार अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो ये आपका एक एक्टिविटी टाइप है, बच्चे इसको एक्टिविटी के रूप में, गतिविधि के रूप में करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, मान लीजिए आप एक खेल संवाददाता हो। ठीक है,
और किसी खेल का आंखों देखा प्रसारण कर रहे हो। अपने समूह के साथ मिलकर कक्षा में उस खेल का आंखों देखा हाल प्रस्तुत कीजिए। किसी बच्चे को कमेंट्री करने में बड़ा ही शौक है ना, जैसे क्रिकेट की हो रही है, तो आप कोई बच्चा चाहता है कि मैं भी उसके बारे में बोलूं, मुझे भी मौका मिले, तो आप इस तरीके से क्लास में ही उसको कमेंट्री कर सकते हो, खेल के बारे में बता सकते हो। जैसे ग्राउंड के मैदान में आप खेल रहे हैं, सारे बच्चे खेल रहे हैं, आप उसके बारे में बता रहे हो, तो इस तरीके से आप इसका प्रयोग कर सकते हो। और इससे क्या है कि बच्चे की बोलने की स्किल है जो वो बड़ी ही अच्छी विकसित होती है, और बच्चा है जो बोलते समय हेजिटेशन फील नहीं करता और वो अच्छे से बोल सकता है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी आपकी है। आगे देखिए बच्चे, डायरी का प्रारंभ। कुछ लोग प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी बातें किसी स्थान पर लिख लेते हैं जो वे सोचते हैं या जो उनके साथ हुआ है। तो ये डायरी बहुत सारे बच्चे लिखते भी हैं, बहुत सारे नहीं भी लिखते हैं, लेकिन अगर हम अपने कार्यों को एक डायरी में लिखना शुरू कर दें तो ये एक अच्छा ही बड़ा ही अच्छा वो है। इससे हमें पता चलता रहता है कि हमने कौन सा काम कब किया था और उस काम को करने के बाद मुझे कैसा लगा था, अच्छा लगा था, बुरा लगा था, किसने मेरे साथ ये बात क्यों कही थी। तो इस तरीके से हम अगर लिखते हैं डायरी तो हमारा रोज़ का जो डेली रूटीन है वो उसमें हम लिखते लिखते रहेंगे, और वो हमारे लिए एक अच्छा कार्य करेगी। ताकि और उससे क्या है कि हमें इसकी अच्छी आदत भी हो जाएगी। डायरी लिखना बड़ी ही अच्छी आदत है। ठीक है, उसके बाद देखिए बच्चे, आज की पहेली। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है बच्चों के लिए। हर एक पाठ में पहेली दी जाती है। यह एक रोचक पहेली दी गई है। ठीक है, रोचक मतलब जो मन को बड़ी अच्छी लगे। ये आप देख रहे हो, बड़ी अच्छी पहेली है। 3 खिलाड़ी हैं और तीनों खिलाड़ियों में से आपको ये बताना है कि गोल कौन सा करेगा। ठीक है, तो आपने इसमें सॉल्व करके दिखाना है कि कौन इसमें से गोल है जो वो करेगा। तो आपने जो इन्होंने हॉकी स्टिक पकड़ी हुई है और रास्ता दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग देखना है। पहले ये वाली देखेंगे, क्या ये वाली बच्ची है गोल तक पहुंच रही है, तो हमने ऐसे देखना है। ठीक है, क्या ये रास्ता है जो पूरा गोल तक पहुंच रहा है, तो इस तरीके से आपने करना है। दूसरी है यहाँ से, ठीक है, और तीसरी है यहाँ से। ठीक है, देख ऐसे आपने पेंसिल लेकर के देखना है कि कौन सी बच्ची है जो गोल तक पहुँच रही है। ठीक है, तो इसका उत्तर है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने कौन सी लड़की को गोल तक पहुँचाया है या कौन सी लड़की ने गोल किया है। ठीक है, ये हमारा प्रश्न अभ्यास यहाँ पर ख़त्म होता है। आसान सा था, एक्टिविटी थी और बड़ा ही अच्छा वो था। बच्चे खेल खेल में ही सीख जाते हैं। खेल खेल में ही मेजर ध्यानचंद जी के बारे में जान लिया हमने और उनसे बहुत सारी शिक्षाएं मिली हैं जिसको हम अपने जीवन में अपना करके अपने जीवन को भी बड़ा ही सुंदर बना सकते हैं। मेजर ध्यानचंद जी की तरह अपने भविष्य को अच्छा चमका सकते हैं। उनकी दी हुई सीख को हम अपने व्यवहार में अपना सकते हैं, जिससे हमें क्या होगा, हम भी खेल को खेल की भावना से खेलेंगे और हमारे अंदर भी कभी घमंड नहीं होगा और हमारी जीत ही हमारी देश की, हमारी कंट्री की जीत होगी। तो इस तरीके से हमने इस पाठ को पढ़ लिया, बड़ा ही अच्छा है। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको ये व्याकरण है और जो प्रश्न उत्तर है वो सब समझ में आए होंगे। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ने में व्यस्त रहें। धन्यवाद।